नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया टुडे ने मूड ऑफ द नेशन सर्वे किया है, जिसमें कांग्रेस बीजेपी को पछाड़ रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस राज्य की 10 लोकसभा सीटों में से 6 पर जीत हासिल करने वाली है और भाजपा को 4 सीटें मिल सकती हैं। बता दें, हाल के आम चुनावों में दोनों पार्टियों ने 5-5 सीटें जीती थीं। मतलब लोकसभा सीटों में आगे है तो विधानसभा में तो काफी आगे होने वाली है। ये ऐसे समझ सकते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 10 की 10 सीटें जीती थी, लेकिन जब 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव हुए थे तो बहुमत नहीं पा पाई थी। 47 से घटकर 40 पर आ गई थी, बहुमत नहीं मिला था और कांग्रेस की 16 सीटें बढ़ गई थी। वोट शेयर के मामले में मूड ऑफ द नेशन सर्वे ने 2 प्रमुख गठबंधनों के बीच करीबी मुकाबले का संकेत दिया, जिसका हिस्सा कांग्रेस है इंडिया गठबंधन, वो 45.8% वोट जीतेगा। इसके अलावा बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए 44.2% वोट हासिल कर सकता है, जो पिछले चुनाव के वास्तविक 46.11% से गिरावट है। बता दें, हरियाणा 1 अक्टूबर को कड़े मुकाबले वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी कर रहा है। राज्य में 90 सीटें हैं। वर्तमान में भाजपा के पास 40 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 31 सीटें हैं और निर्दलीय और अन्य के पास 19 सीटें हैं। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी, जबकि चुनाव के नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। इससे पहले इंडिया टुडे ने मूड ऑफ द नेशन सर्वे किया। इस सर्वे के मुताबिक हरियाणा के 27% लोगों का कहना है कि वो सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं, जबकि इससे काफी ज्यादा 44% लोगों का कहना है कि वो सरकार के काम से असंतुष्ट हैं, नाखुश हैं। साथ ही 25% लोग कुछ हद तक सरकार के कामकाज से खुश हैं, कुछ हद तक नाराज हैं। सर्वे के दौरान जनता से हरियाणा के सबसे बड़े मुद्दों पर सवाल पूछा गया तो 45% लोगों ने कहा कि सूबे में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, जबकि सिर्फ 3% लोगों ने कहा कि करप्शन बड़ा मुद्दा है, जबकि 14% का कहना है कि महंगाई बड़ा मुद्दा है। मूड ऑफ द नेशन सर्वे के मुताबिक हरियाणा में 29% लोग सांसदों के प्रदर्शन से संतुष्ट हैं, जबकि 21% लोग कुछ हद तक संतुष्ट हैं। वहीं 38% लोग ऐसे हैं जो सांसदों के कामकाज से असंतुष्ट हैं, नाखुश हैं, यानी कि ज्यादा है। अगर बात विधायकों के प्रदर्शन की करें तो 33% जनता सूबे के एमएलए के कामकाज से संतुष्ट है, जबकि 20% कुछ हद तक संतुष्ट है। वहीं 40% लोग विधायकों के प्रदर्शन से नाराज हैं, यानी सांसदों और विधायकों से जनता नाराज काफी ज्यादा है। इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन में प्रधानमंत्री पद के लिए हरियाणा की पसंद पूछी गई। इस दौरान 51% जनता की पहली पसंद पीएम मोदी है, जबकि 10% के अंतर से राहुल गांधी पीछे हैं। 41% जनता की पसंद राहुल गांधी है, यानी मोदी और राहुल की लोकप्रियता में लगातार अंतर घट रहा है। जम्मू कश्मीर में 2 दिन के दौरे पर गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। राहुल गांधी चुनाव को लेकर एक्शन में हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर में कहा कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों का दर्द मिटाना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है। गठबंधन को लेकर राहुल ने कहा कि हम गठबंधन करेंगे, लेकिन अपने सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पहले पीएम मोदी सीना फुलाकर चलते थे, लेकिन अब नीचे करके चल रहे हैं। ये हार कांग्रेस की विचारधारा इंडिया गठबंधन के साथियों और कार्यकर्ताओं ने उन्हें दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी को झूठों का सरदार कहा और इसके साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ गठबंधन के संकेत दे दिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात के बाद कहा कि दोनों पार्टियां एक साथ हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और हम इकट्ठे हैं। माकपा के तारिगामी साहब भी हमारे साथ हैं। हमें उम्मीद है कि हमारे लोग भी हमारे साथ हैं। हम उम्मीद करते हैं कि लोगों के समर्थन से हम जीत सकेंगे और लोगों की बेहतरी के लिए काम कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि हम जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये हमारे एजेंडे में सबसे ऊपर है। इसके लिए हम इंडिया अलायंस के साथ खड़े हैं। बता दें, जम्मू कश्मीर के 90 विधानसभा सीटों पर 3 चरणों यानी 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को चुनाव कराए जाएंगे। वोटों की गिनती 4 अक्टूबर को होगी। साल 2019 में अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया है कि वो बलात्कार और हत्या के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करे। सुप्रीम कोर्ट ने हड़ताल पर गए डॉक्टरों से काम पर लौटने का आग्रह किया और आश्वासन दिया कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके साथ ही कोलकाता दुष्कर्म और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पोस्टमार्टम से लेकर केस दर्ज करने के समय और पूरे क्रम पर सवाल उठाए।
कोलकाता के अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर के खिलाफ नई दिल्ली एम्स के डॉक्टर भी प्रदर्शन कर रहे थे। वो हड़ताल पर 11 दिन से थे और आज सुप्रीम कोर्ट की अपील के बाद उन्होंने 11वें दिन हड़ताल खत्म कर दी। बिहार सरकार के पूर्व काबीना मंत्री श्याम रजक ने राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही उन्होंने महासचिव के पद से भी इस्तीफा दे दिया है। श्याम रजक 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू छोड़कर आरजेडी में शामिल हुए थे। हालांकि एक बार फिर उनके नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। श्याम रजक ने अपने इस्तीफे में शतरंज और मोहरों का जिक्र करते हुए एक गहरा मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि मैं शतरंज का एक्सपर्ट खिलाड़ी नहीं था, इसलिए धोखा खाया। उन्होंने अपना इस्तीफा देते हुए लिखा कि आप मोहरे चल रहे थे, मैं रिश्तेदारी निभा रहा था। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभाषपा का राष्ट्रीय अधिवेशन मुंबई में चल रहा है। आज इसका समापन है। इस अधिवेशन में पार्टी को और आगे बढ़ाने के लिए उनके सुझाव लिए जा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का अधिवेशन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी को टेंशन दे सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और ये कयास लगाया जा रहा है कि राजभर की पार्टी महाराष्ट्र में भी अपनी दखल देगी और चुनाव लड़ सकती है। इसीलिए मुंबई में ये राष्ट्रीय अधिवेशन रखा गया है। बता दें, अगर सुभाषपा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारती है तो ये बीजेपी के लिए टेंशन हो सकती है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि यहाँ सुभाषपा अकेले चुनाव लड़ेगी या किसी के साथ गठबंधन में। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर आज कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन किया। वो सेबी चीफ माधवी बुच के इस्तीफे और अडानी मामले की जेपीसी जांच की मांग कर रही है। इस रिपोर्ट में सेबी चीफ पर लगे आरोपों को लेकर राहुल गांधी ने 3 प्रमुख सवाल किए थे, जिनमें पहला था कि माधवी बुच ने अब तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया। दूसरा सवाल, अगर निवेशकों का पैसा डूबा तो ये किसकी जिम्मेदारी बनती है। और तीसरा सवाल कि सेबी चेयरपर्सन पर लगे इतने गंभीर आरोपों के बाद क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेगा। हालांकि कांग्रेस के देशव्यापी विरोध प्रदर्शन मीडिया में सुर्खियां नहीं बटोर पाया या कवर नहीं किया गया, लेकिन खबरों में गायब है। मणिपुर में हिंसा जारी है। हाल ही में एक ऑडियो क्लिप आया जो मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह को बताया जा रहा है, जिसमें कथित तौर पर उनका क्रूर चेहरा दिखाई दे रहा है। वो मैतेई समुदाय को खुला समर्थन करने की बात कर रहे हैं, गिरफ्तारी से बचाने की बात कर रहे हैं। बताते हैं कि शाह ने बम फेंकने से मना किया है, लेकिन आप चुपके से बम फेंकिए। और निर्वस्त्र महिलाएं घुमाई गईं और उनके साथ बलात्कार होने पर कहते हैं कि मैतेई समुदाय को रिवॉर्ड देना चाहिए, उन्होंने तो जान बचाई। ऐसी ही कई बातें कहते हैं, जिससे साफ हो गया कि कथित तौर पर वो ही हिंसा में शामिल थे। इसके बाद अब राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह को अपनों का ही विरोध का सामना झेलना पड़ रहा है। बीजेपी के 7 विधायकों ने ही सीएम बीरेंद्र के खिलाफ जांच शुरू करने की बात कर दी है। भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने बुधवार को पार्टी नेतृत्व को उस समय अजीब स्थिति में डाल दिया, जब एक सार्वजनिक कार्यक्रम में जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्य इकाई के प्रमुख भूपेंद्र चौधरी मौजूद थे। इस दौरान साक्षी महाराज ने कहा कि उनकी समझ के अनुसार सरकार और पार्टी संगठन के बीच कोई सम्मानजनक साझेदारी नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्नाव से सांसद ने कहा, मुझे लगता है कि सत्ता में और संगठन में सम्मान साझेदारी नहीं है। दोनों मुखिया आगे बैठे हैं, आगे इसका ध्यान रखेंगे तो बड़ी कृपा होगी। बता दें, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद बीजेपी में कलह चल रही है। कई लोग सलाह दे रहे हैं। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बदलापुर में 4 साल की 2 बच्चियों के साथ कथित यौन उत्पीड़न के मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। आज सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि अगर स्कूल सुरक्षित जगह नहीं है तो शिक्षा के अधिकार और ऐसी चीजों के बारे में बोलने का क्या मतलब है। यहाँ तक कि 4 साल की बच्चियों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। ये क्या हालात हैं, ये बेहद चौंकाने वाला है। वहीं एजी सराफ ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे और एसआईटी कोई कसर नहीं छोड़ेगी और मामले को तेजी से आगे बढ़ाएगी। बेंच याचिका पर अगली सुनवाई मंगलवार 27 अगस्त को करेगी। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप मर्डर केस में टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की एक और प्रतिक्रिया सामने आई। अभिषेक बनर्जी पर ऐसे आरोप लग रहे थे कि वो इस मामले में मुखर नहीं थे। अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि पिछले 10 दिनों में से जब देश भर में आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप मामले में विरोध के साथ इंसाफ की मांग हो रही है, तब अलग अलग हिस्सों में 900 रेप की घटनाएं सामने आई हैं। इनमें अधिकतम समय लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया है। अभिषेक के मुताबिक दुख के साथ इनके समाधानों पर अभी तक व्यापक चर्चा नहीं हो पाई है। रोजाना 90 रेप, हर घंटे 4 और हर 15 मिनट पर एक रेप केस सामने आता है। यानी साफ है कि तत्काल ही सख्त एक्शन लिए जाने की जरूरत है। अभिषेक ने मांग करते हुए कहा कि हमें
सख्त कानून जरूरत है, जिससे कि ट्रायल और दोष निर्धारण 50 दिनों में ही किया जा सके, साथ ही सख्त सजा दी जा सके, न कि केवल झूठे वादे किए जाएं। बांग्लादेश में आई बाढ़ के पीछे कई बांग्लादेशी संगठन भारत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इन संगठनों का दावा था कि त्रिपुरा के दमपुर जल विद्युत परियोजना के बांध को खोल दिया गया, इस कारण बांग्लादेश में बाढ़ आ गई। हालांकि अब भारत सरकार ने अपना पक्ष रखा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बांग्लादेश में बाढ़ की मौजूदा स्थिति पर ये चिंता जताई गई है, ये त्रिपुरा में गुमती नदी पर बने दम्मुर बांध को खोलने से पैदा हुई है, ये पूरी तरह से सही नहीं है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत और बांग्लादेश से होकर बहने वाली गुमती नदी के तटीय इलाकों में इस साल भारी बारिश हुई है। भारत का कहना है कि बांग्लादेश में बाढ़ इन इलाकों से नीचे की ओर जाने वाले पानी की वजह से आई है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि त्रिपुरा दम्मुर बांध बांग्लादेश की सीमा से 120 किलोमीटर दूर है। ये एक छोटी ऊंचाई वाला बांध है जो बांग्लादेश को भी 40 मेगावाट की बिजली सप्लाई करता है। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री यायर लैपिड ने कहा है कि आईडीएफ यानी इजरायली सेना नॉर्थ में पहले से ही हिजबुल्लाह से हार चुकी है। कैरजरीन पर लेबनानी हिजबुल्लाह के हमलों पर बोलते हुए विपक्षी नेता यायर लैपिड ने कहा कि इजराइल सरकार ने नॉर्थ खो दिया है। बता दें, हिजबुल्लाह लगातार हमले कर रहा है। इजरायली सेना ने बुधवार को कब्जे वाले सीरियाई गोलान हाइट्स की ओर लेबनान से दागे गए लगभग 50 रॉकेटों को पता लगाने की सूचना दी। इजरायली सेना ने दावा किया कि उसने कुछ रॉकेटों को रोक दिया, जबकि अन्य इजरायली शहर के पास जाकर गिरे। बता दें, हिजबुल्लाह ने शहरों पर हमले किए। इसके अलावा इजराइल के मिलिट्री बेस पर भी हमला किया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लगातार मिडिल ईस्ट को अपना बनाने में लगे हुए हैं। वो कभी फिलिस्तीन के नेताओं से मिलते हैं, कभी ईरान को समर्थन देते हैं और अब उन्होंने चेचन्या का दौरा किया है, जो मुख्य रूप से वीडियो में कुरान को चूमते और इस्लामी पवित्र पुस्तक के साथ कैमरों के सामने पोज देते हुए देखा गया है। पुतिन का कुरान के प्रति सम्मान दिखाना भी एक महत्वपूर्ण सांकेतिक कदम माना जा रहा है, जो इस्लामी समुदाय के साथ उनके संबंधों को और मजबूत कर सकता है। पुतिन का ये कदम इजराइल के खिलाफ चल रहे गुस्से के बीच आया है। वो अरब देशों को अमेरिका से अलग कर खुद का बनाने की कोशिश में है। हालांकि कुछ मिडिल ईस्ट के देश पाला बदल भी रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से गजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के लिए समझौते के लिए जल्दी बातचीत करने पर जोर दिया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने हमास के साथ समझौते की राह में बची रह गई अड़चनों को खत्म करने की अहमियत पर जोर दिया है। उनके साथ